हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनके आने के चांसेस भी हो सकते हैं, या फिर हम यूं कहें कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के इस क्वेश्चन को देखते हैं। चूंकि 35 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में कर लिया, मतलब पहली जो वीडियोस थी उसमें 35 क्वेश्चन कर लिए थे। आज के इस वीडियोस में आगे के क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करना। ठीक है, तो यहाँ पे 36 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एन इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत को चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 324 है। अनुच्छेद 324 के तहत जो प्रत्यक्ष चुनाव अपने यहाँ होता है, प्रत्यक्ष चुनाव इसका प्रावधान किया गया है। इसके तहत जो है, जो विधानसभा में भी चुनाव होता है, विधानसभा में भी चुनाव होता है, और जो जो लोकसभा में भी चुनाव होता है। मतलब यूं हम कहें कि चाहे वो राज्य सरकार को चुनना हो, या फिर जो विधानसभा जो लोकसभा है उसकी सरकार को चुनना हो, तो फिर इसी प्रक्रिया के तहत अनुच्छेद 324 के तहत हमें एक प्रावधान मिलता है, या फिर जो संविधान है वो एक ऐसा निकाय बनाता है जो चुनाव प्रक्रिया को कराने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 324 हो जाएगा। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छप सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि करंटली, आज वर्तमान समय में, देयर आर हाउ मेनी मेंबर्स इन इलेक्शंस कमीशन। जो इलेक्शंस कमीशन है उसके कितने मेंबर्स हैं आज वर्तमान समय में? वर्तमान में चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में चुनाव आयोग में 3 सदस्य हैं, जिसमें से एक सदस्य मुख्य होता है, और 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन और भी बन सकता है कि मुख्य सदस्य को छोड़ करके कितने अन्य सदस्य हैं? तो अन्य 2 सदस्य हैं और एक मुख्य सदस्य है। इस तरीके से यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। ठीक है ना, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ऑफिस फॉर द चीफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना दिन का होता है? देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 65 साल तक का होता है, 65 साल तक का और 6 वर्ष तक का। मान के चलिए कि चाहे ये 65 साल का पहले हो जाए और चाहे 6 वर्ष पहले खत्म हो जाए। मान के चलिए कि ये जो है 50 साल की अवस्था में चूज किए गए हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, और जब इनकी उम्र 56 साल की हो जाएगी तो ये रिटायर्ड हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर ये 62 वर्ष की अवस्था में बनाए गए हैं, ठीक है, ये 65 वर्ष के होंगे तो भले 3 साल इनका बचा हुआ है, लेकिन 65 वर्ष की अवस्था में इनको क्या कर दिया जाएगा? वहां से एक तरीके से पदच्युत कर दिया जाएगा, इनके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 वर्ष और 65 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना है कि यही चीजें आपके जो होते हैं न्यायाधीश उनके लिए भी यही होता है। न्यायाधीश जो होते हैं 6 साल और 65 वर्ष। ठीक है, ये लेकिन उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो होता है न्यायाधीश, उनके लिए होता है। लेकिन उच्च न्यायालय की बात करें तो 6 साल और 62 वर्ष, 6 साल 62 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष कम हो जाता है, 3 वर्ष कम हो जाता है उच्च न्यायालय के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है चुनाव आयोग के लिए जिला स्तर पर रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कौन काम करता है? फॉर द इलेक्शन कमीशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, हु एक्ट्स द डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग टेन्यूर। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो करता है। कौन करता है भाई? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो इस काम को करता है, एक तरीके से रिटर्निंग अधिकारी के रूप में, जिला रिटर्निंग अधिकारी के रूप में वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर 39 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की सभी को बातें क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो क्या प्राइम मिनिस्टर करता है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं या फिर लोकसभा स्पीकर करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, न प्रधानमंत्री करेंगे, न ये करेंगे, न ये करेंगे, बल्कि भारत के जो मुख्य नागरिक होते हैं, जो प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, वो करते हैं। ठीक है, इसके मुख्य चुनाव आयुक्त का जो नियुक्ति करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन ये संवैधानिक रूप से करते हैं। औपचारिक रूप से अगर देखा जाए, व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति के शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। इसीलिए वास्तव में अगर देखा जाए व्यवहारिक रूप से, तो प्रधानमंत्री चुनाव आयोग के मुख्य जो चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्ति करता है, और ये जो है एक मुख्य होते हैं और दो अन्य अधिकारी भी होते हैं मुख्य चुनाव आयोग के। ठीक है, तो ये लोग मिलकर के जो भारत में विभिन्न प्रकार की चुनावी प्रक्रिया होती है उसका निर्वहन करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स इज आल्सो नोन एज, जो संसदीय सरकार को मतलब संसदीय सरकार को और भी क्या कहा जाता है? ठीक है ना, तो एक तरीके से कैबिनेट गवर्नमेंट्स कहा जा सकता है, रिस्पॉन्सिबल कहा जा सकता है, वेस्टमिनिस्टर कहा जा सकता है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस क्यों कह सकते हैं भाई? वेस्टमिनिस्टर जो सरकार के रूप में कार्य करता है, ये भी वही प्रक्रिया होता है जो हम बताने जा रहे हैं, इसको समझिए। देखिए भारत में क्या होता है, एक तरफ लोकसभा होता है, व्यवस्थापिका जो होती है, विधायिका भी जिसे हम लोग कहते हैं व्यवस्थापिका, या फिर विधायिका भी हम इसे कहते हैं। तो एक तरफ क्या होती है, लोकसभा होती है, और एक तरफ क्या होती है, राज्यसभा होती है। एक तरफ क्या होती है, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये दो चीजें होती है। अब जो लोकसभा होता है, इसमें जो भी पार्टी जीत करके जाती है, तो उस जीती हुई पार्टी का कोई नेता होता है। ठीक है, वो नेता क्या करता है, जा करके कार्यपालिका में, कहां पे, कार्यपालिका में एक कैबिनेट बनाता है। किससे कह करके बनाता है ये कैबिनेट? तो ये प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति होते हैं उनके हिसाब से बनाता है। ये पहले राष्ट्रपति से जाकर के मिलता है, क्योंकि कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो जाकर के राष्ट्रपति से मिलता है, राष्ट्रपति से कहता है कि हम लोकसभा में हमारी पार्टी जीत करके आई है, हमारे पार्टी के पास बहुमत है, और हम प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। तो ये फिर जब प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी करते हैं, तो फिर प्रेसिडेंट इनको क्या करते हैं, प्रधानमंत्री बना देते हैं। और प्रधानमंत्री बनाने के बाद और भी जो मंत्री होते हैं उनको भी विभिन्न प्रकार के मुख्य पद दे दिया जाता है, मुख्य विभाग का। ठीक है, तो जब ये पूरा विभाग बन करके तैयार हो जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कैबिनेट। क्या बोलते हैं? कैबिनेट। और इस कैबिनेट के द्वारा विभिन्न प्रकार के शासन प्रक्रिया के निर्वहन को किया जाता है, या फिर हम ये कहें कि शासन की जितनी भी क्रियाएं होती है उनको किया जाता है। बट इनको जवाब देना पड़ता है लोकसभा को, क्योंकि ये लोकसभा से ही वहां पे गए होते हैं। तो लोकसभा से वहां पे गए होते हैं, तो वहां पे जितने भी कार्य होते हैं उनके कार्यों का जो विवरण होता है एक तरीके से लोकसभा को देना पड़ता है। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यही उत्तरदायी सरकार है, यही कैबिनेट सरकार है, और कैबिनेट सरकार में यही प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, ये जो वेस्टमिनिस्टर सरकार है इसमें यही प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त तीनों सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संसदीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो निचले सदन का संकल्प, सामूहिक दायित्व, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, और एकल कार्यकारी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए वाला आंसर जो होगा वो हो जाएगा। एक तरीके से सही नहीं है ना, नहीं पूछ रहा है, तो निचले सदन का संकल्प। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा दिक्कत हो गया, एकल कार्यकारी यहाँ पे होगा बाबू, एकल कार्यकारी होगा। थोड़ा सा देखो कैसे, देखो यहाँ पे निचले सदन का संकल्प, यस, जो लोकसभा होता है उसे निचला सदन बोला जाता है, जो लोकसभा होता है उसे निचला सदन बोला जाता है, और जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा, इसे उच्च सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उच्च सदन बोला जाता है। ठीक है, तो निचला सदन का संकल्प होता है सरकार को चलाने का, सामूहिक उत्तरदायित्व भी होता है, क्योंकि कैबिनेट में बैठे हुए सभी लोग एक समूह के रूप में कार्य करते हैं और शासन प्रशासन को चलाने का काम करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह सब काम होता है। एकल कार्यकारी नहीं होता है। एकल कार्यकारी कहां पे होता है? जहां पे राष्ट्रपति शासन होता है, जहां पे राष्ट्रपति शासन होता है। तो राष्ट्रपति शासन कहां पे होता है? अमेरिका में होता है। अमेरिका में ये सिस्टम है एकल वाला, लेकिन भारत में नहीं है, भारत में नहीं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति प्रणाली का गुण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम? परमानेंट गवर्नमेंट्स एंड
confirmations in policies, limited representations and governments by expert। अस्थाई सरकार, पॉलिसियों में पुष्टि, सीमित प्रतिनिधित्व या फिर विशेषज्ञों द्वारा सरकार। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीमित प्रतिनिधित्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीमित प्रतिनिधित्व। सीमित प्रतिनिधित्व कैसे हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दो। देखो, राष्ट्रपति प्रणाली का जो गुण होता है ये सीमित प्रतिनिधित्व नहीं होता है। सीमित प्रतिनिधित्व जहां पे एकात्मक शासन होता है वहां पे होता है। तो यहाँ पे विशेषज्ञों द्वारा सरकार चलती है, पॉलिसियों की पुष्टि सभी लोग मिलकर के जब उसकी पुष्टि करेंगे तब जाकर के वो कार्य हो पाएगा। अस्थायी सरकार भी होती है। अस्थायी सरकार, एक बार सरकार बन गई तो 5 साल के लिए रहेगी ही रहेगी, ठीक है। एक बार अगर वो बन गई तो 5 साल के लिए रहेगी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो डिमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन संसदीय प्रणाली का दोष है। संसदीय प्रणाली का दोष है तो संपीड़ित प्रतिनिधित्व या फिर नीतियों की अनिश्चितता या फिर अस्थायी सरकार या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 44 नंबर का उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। ये संसदीय प्रणाली का दोष है, संसदीय प्रणाली का दोष है, ठीक है। क्लियर है, ये जितने भी संसदीय शासन व्यवस्था जहां पर भी होते हैं उन सभी का ये दोष है, उपरोक्त सभी सही हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा भाई सही नहीं है, 42वें और 44वें संविधान संशोधन के। ओके चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 42वें और 44वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य है। और बी वाला है राष्ट्रपति प्रणाली दोष कार्यपालिका पर आधारित है। सी वाला है अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करती है। और डी है अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति प्रणाली का दोहरी कार्यपालिका, राष्ट्रपति प्रणाली का दोहरी कार्यपालिका, ठीक है। ये वाला कथन सही नहीं है। बाकी 42वें और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो राष्ट्रपति है इनको ये कह दिया गया कि आप जो मंत्रिपरिषद होता है ना, मंत्रिपरिषद का कहना आप मानेंगे, उनके सलाह को मानेंगे, ठीक है। और फिर ये भी अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करता है। जी हाँ, संविधान में ये प्रावधान दिया गया है कि अनुच्छेद 74 के अनुसार जितने भी मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे वो सभी एक तरीके से जो प्रधानमंत्री होता है उसको अपना लीडर मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, अन्यथा में काम नहीं करेंगे, ठीक है। और अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यस, केंद्र में संसदीय प्रणाली का एक तरीके से प्रावधान ये करता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्टिकल 74 एंड 75 प्रोवाइड पार्लियामेंट्री सिस्टम इन द सेंटर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राष्ट्रपति प्रणाली से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये चूंकि ब्लैक था इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो प्रधानमंत्री का शासन और एकल कार्यकारी सदस्य, एकल सदस्यता, निचले सदन के विघटन पर प्रतिबंध। प्रधानमंत्री का शासन यहाँ पे राष्ट्रपति प्रणाली से संबंधित नहीं है। प्रधानमंत्री का शासन जो होगा ये राष्ट्रपति प्रणाली से संबंधित नहीं है। ये सिंपल संसदीय प्रणाली जो है वहां पे ये चीजें देखने को मिलती है। जहां पे राष्ट्रपति प्रणाली होती है वहां पे एकल कार्यकारिका होती है। यस, एकल कार्यकारी होती है, एकल सदस्यता भी होती है और निचले सदन के विघटन पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड टू द फेडरल गवर्नमेंट्स। विच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे संघीय सरकार जो होती है, लिखित संविधान उसके लिए जरूरी है। लचीला और जो कठोर होता है, कठोर उसका समन्वय होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ संविधान की सर्वोच्चता भी होनी चाहिए और स्वतंत्र न्यायपालिका भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है ये सही नहीं है या फिर संबंधित नहीं है। जो फेडरल गवर्नमेंट्स होती है उसमें ये बी वाला ऑप्शन सही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीजें क्लियर हो गई। तो देखो ये होता क्या है कि लचीला संविधान कहीं भी रहेगा तो कोई भी उसको बदल देगा, समझे कि नहीं।
तो लचीला नहीं बल्कि लचीला भी होना चाहिए और कठोर भी होना चाहिए। इसी तरीके से देखा जाए तो हमारे संविधान में बल्कि 3 प्रकार के संशोधन है, एक साधारण बहुमत द्वारा, एक जो संसद के निर्वाचन होते हैं, संसद के जो निर्वाचक होते हैं, संसद के निर्वाचक, ठीक है, सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य वो लोग मिलकर के करेंगे, और एक संसद के निर्वाचित सदस्य और साथ ही साथ राज्य के भी निर्वाचित जो सदस्य होंगे, ये सभी मिलेंगे तब जाकर के संशोधन होगा। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द फेडरल गवर्नमेंट्स, संघीय सरकार में होता क्या है भाई, सभी शक्तियां और कार्य केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती हैं। यस, शक्तियां जो होती हैं ये केंद्रीय सरकार में भी होती हैं और क्षेत्रीय सरकार में भी होती हैं। जो सूचियां होती हैं जैसे संघ सूची, ये केवल केंद्र सरकार के लिए है। जो राज्य सूची है ये राज्य सरकार के लिए है। और एक समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची, जिसपे सभी लोग मिलकर के कानून बनाएंगे, दोनों सरकारें। ठीक है, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां संघ को दी गई हैं। अगर दोनों लोग एक ही पॉइंट पे, एक ही बातों पे कानून बना देते हैं तो जो संघ सरकार वाला कानून बना है उसका लागू होगा, अन्यथा जो है जो राज्य सरकार है उसका कुछ नहीं लागू होगा। ठीक है, उसके बाद सभी शक्तियां केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार में विभाजित है। यस, सभी शक्तियां केंद्र सरकार और जो क्षेत्रीय सरकार होती है उनमें विभाजित होती है। ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेडरल सिस्टम इन इंडिया बेस्ड ऑन द मॉडल विच कंट्रीज, भारत में संघीय प्रणाली किस देश के मॉडल पर ली गई है। तो भारत में जो संघीय प्रणाली है ये ली गई है आपके कनाडा से। कहां से ली गई है, कनाडा से। कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था को लिया गया है। यूके से क्या लिया गया है भाई, यूके से नागरिकता ली गई है, नागरिकता ली गई है। और यूके से जो संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था ये ली गई है। अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया है। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। लोकसभा भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इस समय केंद्र सूची में 98 विषय नहीं, इस समय केंद्र सूची में बाबू 100 विषय हो चुके हैं। कितना हो चुके हैं, 100 विषय हो चुके थे। और जब बना था सूची 97 विषय थे, केंद्र के पास 97 विषय थे। और इस समय केंद्र के पास कितने विषय हो चुके हैं, 100 विषय हो चुके हैं। ठीक है ना, 100 विषय। और एक तरीके से जो पहले तो 66 विषय उसके पास था, लेकिन 60 ही हो गया है राज्यसभा के पास। और 47 जो समवर्ती सूची है उसके पास विषय है। ठीक है ना, जो समवर्ती सूची है उसके पास 47 विषय। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट is elected by Rajya Sabha member and the elected members of the state legislative assemblies। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है इन केस ऑफ द bicameral legislatures, bicameral legislatures and the mentions members of the legislative assembly of Delhi and Puducherry are participated in the elections of the president। ठीक है, दोनों कथन है, थोड़ा सा हिंदी में भी देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य जो होते हैं निर्वाचित होते हैं, ये दोनों लोग मिलकर के करते हैं। द्विसदनीय विधायिका में के मामले में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यस, दोनों कथन सही है, इसलिए आपका 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक की बात है, मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 52 नंबर का क्वेश्चन, 52 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शंस एज अ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। और दूसरा क्या है, द प्रेसिडेंट शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एज द क्वालिफाइड एज अ पर्सन, एक तरीके से प्रेसिडेंटल कैंडिडेट। ठीक है ना, राष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए और राष्ट्रपति को कोई लाभ पद नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि
राष्ट्रपति उस पद के उम्मीदवार के रूप में योग्य है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, क्योंकि सॉरी केवल 2, पहला का कोई कंडीशन नहीं है, 52 नंबर का केवल 2 हो जाएगा, ठीक है ना, केवल 2, पहला का कोई वो नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द oath of the office to the president is administered by the senior most judge of the Supreme Court, and दूसरा है in emergency the presidential emoluments and allowance can be dismissed during his terms of office. President can resign from his office at any times to addressing the resignations letter to लोक सभा। हिंदी में देख लेते हैं, राष्ट्रपति को पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायालय द्वारा दिलाई जाती है। आपातकाल में राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्तों के उसके कार्यकाल के दौरान कम कर दिया जाता है। नो, यही वाला गलत है, ठीक है। जब एक तरीके से जब दिक्कतें रहता है तो क्या ऐसी सिचुएशन में कम कर दिया जाता है इनका जो भी भत्ता वगैरह होता है, नहीं। तीसरा है राष्ट्रपति किसी भी समय लोकसभा को पत्र दे करके अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है, ये भी नहीं है भाई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया, फिर यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे गड़बड़ ये हो गया कि आपातकाल में राष्ट्रपति की उपलब्धि और भत्तों को उसके कार्यकाल के दौरान कम किया जा सकता है, राष्ट्रपति का नहीं कम किया जा सकता है, बाकी सभी लोगों का कम किया जा सकता है। भाई कैसे ये दे दिया, एक मिनट देखते हैं जरा। चलिए हमें लगता है यही सही हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है मेरे दिमाग से मिस कर रहा था, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है, यही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन रिगार्ड टू प्रेसिडेंशियल पावर्स। राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और ये उसकी इच्छा पर्यंत पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति केंद्र और राज्य और अंतरराज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। 54 नंबर का सही आंसर क्या होगा भाई, 54 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, दोनों सही है, ये दोनों चीजें सही हैं, दोनों को कवर किया जा सकता है, 1 और 2 दोनों, ठीक है, 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दैट शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो यहाँ पे यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 52। कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 52 हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करे, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करे, ठीक है। यहाँ तक की बात है क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे की चीजों को देखते हैं, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि हु पार्टिसिपेटेड इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है भाई, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, सभी केंद्रों के, देखो तीनों लोग भाग लेंगे, सभी लोग भाग लेंगे, ये सभी के सभी लोग क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, ये सभी के सभी लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। व्हाट क्वालिफिकेशन शुड बी बिकम अ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, 35 वर्ष का होना चाहिए, और ये दोनों होना चाहिए, सॉरी ये वाला नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए, बाकी ए और सी दोनों होने चाहिए, ठीक है। वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, ऐसा नहीं कोई कंडीशन है, वो केवल भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु कंफर्म करता हो, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। 58 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 58 नंबर के क्वेश्चन का पढ़ लेते हैं पहले कथन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के महान्यायाधीश शामिल है, ये भी सही है। और राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान का उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जाएगा, राष्ट्रपति 56 की परिकल्पना की गई, जी तीनों सही है, ठीक है ना, ये तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। 58 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा वो ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का, 59 नंबर का क्वेश्चन, 59 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है बाबू, तो ये वाला सही है, ये वाला सही है, सुलेमित है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव देता है और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया नहीं बल्कि एक तरीके से तरीका होता है, ये तरीका होता है किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ये सब है। अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 123 में है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, नहीं सुलेमित है, सी वाला नहीं सुलेमित है, बाकी सब सुलेमित है, सी वाला नहीं सुलेमित है, बाकी सब सुलेमित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन envisages that there shall be an attorney general of India। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, तो भाई अनुच्छेद 78 में है कि अनुच्छेद 76 में है कि 67 में है कि 113 में है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका 60 नंबर क्वेश्चंस का वो हो जाएगा 76। क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा बाबू, 76 अनुच्छेद 76, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, अनुच्छेद 76, 74, 75 या फिर 72। तो यहाँ पे 61 नंबर का क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 75। क्या हो जाएगा, 75, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके ओके आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में निम्नलिखित में से किसके द्वारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे सही आंसर कौन हो जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 78। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति की सूचना करेगा। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है ये करेगा, कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, ठीक है ना। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15%। ये तो बताया है, कई बार बताए हैं, चलिए 15% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान समय में न्यायाधीशों की संख्या देखिए है तो 32, आज वर्तमान समय में 32 है, लेकिन यहाँ पे 31 दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 31 हम मान के चलते हैं क्योंकि एक बढ़े हैं, एक न्यायाधीश बढ़े, ठीक है। Who among the following appointed the chief justice and other judges। तो यहाँ पे सही आंसर कौन हो जाएंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे, राष्ट्रपति इनको क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां है, उपरोक्त सभी है, मूल अधिकार और अपीलीय क्षेत्र का, तदर्थ न्यायाधीशों की, न्यायिक समीक्षा की, उपरोक्त सभी हो जाएंगे, सही सही आंसर हो जाएंगे यहाँ पे सभी के सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 68 नंबर का, चूंकि 70 नंबर का क्वेश्चंस का आज हम मतलब 70 क्वेश्चंस के आज के इस वीडियोस का टारगेट था, तो 70 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो 68 नंबर सही हो जाएगा वो हो जाएगा 124। कितना हो जाएगा, 124। राष्ट्रीय न्यायपालिका की नियुक्ति में निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं, भारत के, ये तीनों हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो श्री टी.एस. ठाकुर जी हैं, ये भारत के 43वें जो है न्यायाधीश के रूप में काम किए हैं। किसके रूप में काम किए हैं, 43वें न्यायाधीश के रूप में काम किए, ठीक है। तो आज के वीडियोस में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये सबको टाटा बाय बाय, ठीक है।